हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इससे पहले हम लोगों ने सेंसस पार्ट 1 को डिस्कस किया था। तो अब सेंसस पार्ट 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पहला सवाल है, व्हाट इज द टर्म फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट एन इन्वायरमेंट कैन सस्टेन इंडिफिनेटली। किसी पर्यावरण के द्वारा अनिश्चित काल तक सहन की जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, फर्टिलिटी रेट, या लास्ट है डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता अनुपात। तो किसी पर्यावरण के द्वारा अनिश्चित काल तक सहन की जा सकने वाली अधिकतम जनसंख्या को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। इससे अधिक जनसंख्या इससे अधिक जनसंख्या वह क्या होती है, संसाधनों का ह्रास करती है। इससे संसाधन का ह्रास होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो है वह पर्यावरण पर डिपेंडेंट होती है और इससे संसाधन का दोहन होता है। ठीक है, यह माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। तो यह माल्थस का जो थ्योरी है उसका मूल आधार है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, कैरिंग कैपेसिटी। नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल है। इसकी लिटरेसी रेट है 94%। केरल की 94%, मिजोरम की 91.3%, गोवा जो कि तीसरे स्थान पर है, गोवा की लिटरेसी 88.7%, और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु 80.3%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो वह है बिहार में। बिहार की लिटरेसी पूरे देश में सबसे कम है, 63.8%। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया, केरला। अगला सवाल, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक सच एज एज, जेंडर एंड इनकम। आयु, लिंग और आय जैसे जनसंख्या गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी किसके अंतर्गत आयु, लिंग और आय जैसे जनसंख्या के गुणों का अध्ययन किया जाता है? तो इसे कहते हैं डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। सोशियोलॉजी में हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानव और संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल, पृथ्वी और स्थान से जुड़े हुए, पृथ्वी और स्थान का अध्ययन हम लोग करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो बी इसका राइट आंसर है, जनसांख्यिकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। निम्नलिखित में कौन है जनसंख्या के स्थानिक वितरण को परिभाषित करता है? इसे कहते हैं स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का स्थानांतरण, यह एक प्रकार का पलायन है। सेकेंड है द पैटर्न ऑफ हाउ पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया, किसी क्षेत्र में लोगों के फैलाव का प्रतिरूप, इसे कहते हैं स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन। बी इसका राइट आंसर है। इसे मापने का सबसे बेस्ट जो टूल है वह है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के द्वारा हम लोग स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन को मापते हैं, इसका मापक है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्टेज 3 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
निम्नलिखित में कौन सा कथन जनांकीय संक्रमण के चरण 3 का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसे पहले वाले वीडियो में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके फेसेस के बारे में पढ़ते हैं। चरण, मृत्यु दर, जन्म दर। तो इसके फर्स्ट फेज में क्या होता है? जनांकीय संक्रमण के फेज फर्स्ट में क्या होता है कि मृत्यु दर जो होती है वह उच्च होती है। मृत्यु दर उच्च होती है, जन्म दर भी उच्च होता है। तो इसमें क्या होता है? स्थिर जनसंख्या जो है वह स्थिर रहती है। ठीक है। फेज 2 में क्या होता है? इसमें मृत्यु दर घटती है, मृत्यु दर घटती है, जन्म दर उच्च बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जनसंख्या तेज वृद्धि करती है, तेज वृद्धि करती है। थर्ड फेज है जिसमें क्या है? मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर घटती है, घटती है और इसकी वृद्धि जो है वह धीमी होती है। फोर्थ फेज जिसमें मृत्यु दर कम होती है, जन्म दर भी कम होता है और यह स्थिर जनसंख्या या शून्य इसमें जनसंख्या होती है। वृद्धि जो है या तो स्थिर होती है या शून्य होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सवाल में पूछा गया फेज 3 के बारे में, तो इसमें होगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती है, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन विच डिकेड डिड इंडिया एक्सपीरियंस ए निगेटिव ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन? भारत ने किस दशक में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर का अनुभव किया? तो भारत में नकारात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में, 1911 से 1921 के दशक में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रहा। इसका मेन कारण जो रहा 1918-19 में एक भीषण इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी। इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी जिसके कारण भयंकर महामारी फैली थी। स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो इसमें काफ़ी महामारियां हुई थी, अकाल आया था। तो इस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह ऋणात्मक रही थी। याद रखिएगा 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जनसंख्या लगातार वृद्धि की गई, जनसंख्या लगातार वृद्धि की है। ठीक है, तो सवाल का राइट आंसर हो गया डी, 1911 से 21। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ माल्थस थ्योरी? माल्थस थ्योरी के बारे में सवाल है। सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप कौन व्यक्त करता है माल्थस के सिद्धांत का? पहला ऑप्शन है, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच प्राकृतिक असंतुलन जनसंख्या नियंत्रण न होने पर अनिवार्य कठिनाइयों को जन्म देती है। ठीक है, तो पहला ही सही होगा। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें माल्थस ने कहा है जनसंख्या जो है वह ज्यामिति क्रम में बढ़ती है, ज्यामिति क्रम में बढ़ती है, यानी 1, 2, 4 और 8। ठीक है, लेकिन खाद्य का जो उत्पादन है वह अंक गणितीय क्रम में है, अंक गणितीय क्रम में है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से। यानी जनसंख्या जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि खाद्य उत्पादन उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसका परिणाम युद्ध, बीमारी, अकाल, जो कि जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक तरीके हैं। ठीक है, तो माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या का जो नियंत्रण है उसे करना आवश्यक है। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है, जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होगा? वह किलोमीटर स्क्वायर में होगा।
ठीक है। तो भारत की जो डेंसिटी है 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो अभी कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, प्रति वर्ग किलोमीटर लोग, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। पहला है जन्म दर और मृत्यु दर का गुणनफल है, यह कार्यशील जनसंख्या और कुल जनसंख्या का अनुपात है, यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर है। बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर है वह क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल कथन और कारण के प्रश्न है। जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्या और प्रतिवर्ष प्रतिशत परिवर्तन दोनों में मापा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि निरपेक्ष संख्या प्लस प्रतिशत दोनों से मापा जा सकता है। पहला कथन सही है। रीजन है इसका, केवल निरपेक्ष संख्या में वृद्धि मापना समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्ति की विस्तृत जानकारी देता है। मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर प्रोवाइड्स डिटेल इंसाइट इन पॉपुलेशन ट्रेंड्स ओवर टाइम। गलत है। इसके लिए क्या होता है, हमें परसेंटेज परिवर्तन, जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज परिवर्तन समझना आवश्यक है, जिससे हम जनसंख्या के प्रवृत्तियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो राइट आंसर होगा ए सही है, आर गलत है, यानी सी इसका राइट आंसर है। ए सही है, आर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? निम्नलिखित में कौन है जनसंख्या परिवर्तन के घटक से संबंधित नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक क्या होगा? जन्म होगा, ऑब्वियस है, मृत्यु होगा, माइग्रेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो होता है वह घटक नहीं होता है, बल्कि प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रभावित करने वाला कारक होता है। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है भारत का जनसंख्या पिरामिड आधार और शीर्ष पर चौड़ा तथा मध्य में सकरा है। द पॉपुलेशन पिरामिड इन इंडिया इज ब्रॉड एट द बेस एंड टॉप एंड नैरो इन द मिडल। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो भारत में जनसंख्या का पिरामिड है वह क्या है? बेस जो है ब्रॉड है, बेस ब्रॉड है और टॉप जो है वह नैरो है, इसलिए यह ट्रायंगुलर शेप का है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। सेकंड है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर के कारण भारत में युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक है। तो इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। भारत में जनसंख्या, युवा जनसंख्या अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जनांकीय चक्र के प्रारंभिक 2 चरणों में उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। फॉर द इनिशियल 2 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल हाई फर्टिलिटी रेट एंड डेथ रेट वुड रिजल्ट इन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मैंने आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में या इसी वीडियो में हमने बताया था कि स्टेज 1 में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जिसके कारण शुद्ध वृद्धि कम होती है। तो पहला गलत है। सेकंड है इन द थर्ड स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी फैक्टर्स वुड डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तीसरे चरण में प्रजनन और मृत्यु दर दोनों दरों में महत्वपूर्ण गिरावट आती है, सही है। थर्ड में है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रवासक कारक को स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं रखता है।
इसमें प्रवासन का उल्लेख ही नहीं है, तो थर्ड भी सही है। फोर्थ क्या है? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स कैन ग्रेटली अफेक्ट द पॉपुलेशन। सामाजिक सांस्कृतिक कारक जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं। याद कीजिए, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले में सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं, रोजगार भी है। तो राइट आंसर होगा 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेमोग्राफिक टर्म्स डेथ रेट इज मेजर्ड ओवर विच स्टैंडर्ड यूनिट। जनसांख्यिकीय शब्दों में मृत्यु दर किस मानक इकाई पर मापी जाती है? तो यह प्रति 1000, प्रति वर्ष, प्रति 1000 लोग में मापा जाता है। तो राइट आंसर होगा प्रति वर्ष 1000 लोग। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर पार्ट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का हिस्सा है? पहला है 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट टू इंश्योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसांख्यिकीय लाभ सुनिश्चित करने हेतु प्रजनन दर बढ़ाना, ऐसा तो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं है। एनपीपी का उद्देश्य घटाना है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर 30 से कम करना, ये सही है, ठीक है। और चौथा है प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, लड़कियों को विलंबित विवाह को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 4। सी इसका राइट आंसर है। कथन और कारण के प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर तेजी से घटती है लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है। मृत्यु दर तेजी से घटे और जन्म दर उच्च बनी रहे तो इसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। पहला कथन सही है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार तुरंत बदल जाता है। सोशल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेज इंस्टेंटली विथ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। सामाजिक प्रजनन व्यवहार तुरंत नहीं बदलता है, इसमें पीढ़ियों का समय लगता है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। तो रीजन इसका गलत है, तो राइट आंसर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डेमोग्राफिक कथन कारण के प्रश्न है, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स लाइक बर्थ एंड डेथ रेट्स रिलाई ऑन एक्यूरेट रिपोर्टिंग बाय हाउस होल्ड, बिल्कुल सही है। जन्म और मृत्यु दर जैसे जनसांख्यिकीय आंकड़े परिवारों के द्वारा सही रिपोर्टिंग पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। बर्थ एंड डेथ रेट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड ऑलवेज एक्यूरेटली फॉलोड इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में जन्म और मृत्यु दर पंजीकरण सभी भागों में अनिवार्य और हमेशा सही तरीके से पालन किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पंजीकरण होता ही नहीं है। भारत में अभी भी सभी जगह पंजीकरण नहीं उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 इज करेक्ट। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड रिप्लेसमेंट लेवल। निम्नलिखित में कौन सा कथन जनांकीय संक्रमण और प्रतिस्थापन के बीच सही संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है, तीसरे चरण में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर के निकट पहुंच जाता है, पहला ही सही है। स्टेज 3 में क्या होता है, फर्टिलिटी रेट घटते घटते रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच जाता है, तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। जनसंख्या के स्थिरीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तब स्थिरीकरण होगा, जब प्रजनन दर शून्य हो तब स्थिरीकरण होगा, जब जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान हो तब स्थिरीकरण होगा, तो सी इसका राइट आंसर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इफ द बर्थ रेट इज डैश देन डेथ रेट द पॉपुलेशन विल डैश। जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में
यदि जन्म दर मृत्यु दर से डैश है तो जनसंख्या डैश होगी। तो क्या होगा, बर्थ रेट डेथ रेट से अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी। क्लियर हो गया, ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए नेचुरल काउज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या परिवर्तन का प्राकृतिक कारण माना जाता है? पहला है बर्थ और दूसरा है माइग्रेशन, प्रवासन। तो प्राकृतिक कारण में केवल बर्थ आएगा, माइग्रेशन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट। प्रवासन क्या है? यह मानवीय और सामाजिक कारण है, मानवीय या सामाजिक कारण है। ठीक है। एज पर मॉस्पी रिपोर्ट ऑफ 2024 सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया बाय 2036 विल बी। मॉस्पी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक सेक्स रेशियो कितना पहुंच जाएगा? तो आपको याद होगा 2011 के सेंसस में जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वह है 943। 2036 ऐसा अनुमान है कि 2036 में यह 952 पहुंच जाएगा, 952। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जुलाई 2020, इंडिया एल्डरली पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच डैश मिलियन बाई 2031। जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई 2020 के अनुसार 2031 तक भारत की वृद्ध जनसंख्या इतना मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि 2031 तक 193.4 मिलियन जनसंख्या जो है वह वृद्ध हो जाएगी। भारत की भविष्य के लिए यह चुनौती है, तो डी इसका राइट आंसर है। What led to the decline in mortality rate in India during 1921 to 1951? 1921 से 51 के दौरान भारत में मृत्यु दर में गिरावट का कारण क्या था? मृत्यु दर में गिरावट का कारण यही है, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता मेन रीजन है। भारत में बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आधुनिक दवाइयाँ बनी, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का खोज हुआ, महामारी पर नियंत्रण हुआ, स्वच्छता में सुधार हुआ। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी याद रखिए 2000 एम टू स्टेबलाइज इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ बाई। जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या वृद्धि को किस वर्ष तक स्थिर करना है? तो 2045 इसका लक्ष्य रखा गया है, तब तक भारत की जो जनसंख्या है वह स्थिर हो जाएगी। ठीक है, यह दीर्घकालिक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य है, स्टेबलाइजेशन का लक्ष्य है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाई 2030 मोर देन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विल बी इन अर्बन एरियाज। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की जो शहरी जनसंख्या है, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वह कितना हो जाएगी, कितना प्रतिशत हो जाएगी? तो यह है 40%। 40% से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। यह इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, तो राइट आंसर होगा ए 40%। एज पर मॉस्पी रिपोर्ट 2024, मॉस्पी रिपोर्ट 2024 के अनुसार फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2036 विल बी ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो 2036 तक महिला जनसंख्या मॉस्पी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 48.8% हो जाएगी, लगभग 50% के आसपास। इसमें क्या होगा, सेक्स रेशियो में सुधार हो रहा है, महिलाओं की परसेंटेज जो है वह बढ़ रही है। तो याद रखिएगा यह लक्ष्य 2036 तक रखा गया है, यह अनुमान जो है 2036 तक है, तो ए इसका राइट आंसर है। इंडिया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, इसे शॉर्ट में SSCC कहा जाता है।
2011 हैज़ ए मीनिंगफुल यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किन पहलों में किया जाता है? पहला है मनरेगा और दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, जातीय जनगणना जो है वह प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पीएम आवास योजना में इसका उपयोग किया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, एमजी नरेगा में इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2 दोनों। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 1951। 1951 में जब भारत की आज़ादी हुई थी, भारत पहली बार जनगणना, भारत के अनुसार 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर वह थी मात्र 18.33%, लगभग 18% ही मानिए, 18.33% थी। तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है। अभी वर्तमान में 2011 में भारत की जो लिटरेसी रेट है वह 74.04% है। ठीक है, 74.04%। दे आर ब्रॉडली डैश सेट्स ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारकों के व्यापक रूप से कितने समूह होते हैं? तो मेन रूप से 2 समूह होते हैं। एक कहलाता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर में होता है कि लोग आकर्षित होते हैं जहाँ से लोग जाते हैं। पुश फैक्टर में जहाँ से जाते हैं, और पुल फैक्टर में होता है जहाँ जाते हैं। तो याद रखिएगा, यह 2 मेन कारण है जिसके वजह से जनसंख्या माइग्रेट करती है। अगला सवाल है, एज पर इंडिया सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस द टोटल हाउस होल्ड इन द कंट्री रूरल प्लस अर्बन वाज डैश करोड़। भारत के सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण और शहरी परिवारों की टोटल जनसंख्या, तो यह है 24.49 करोड़। 24.49 करोड़, जिसमें ग्रामीण जो है वह 7.97 है, 17.97, और शहरी है 6.49 करोड़। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कवर्ड इन द इंडिया सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 सर्वे। भारत के सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 सर्वेक्षण में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो इसमें जिलों की संख्या 640 थी, 614। अब क्या हुई है, अब 700 प्लस जिले हो गए हैं, 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। उस समय 640 थी, तो ये इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। भारत में ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला है लो जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। भारत में रोजगार के कम अवसर हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है लो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा का निम्न गुणवत्ता, जिसके कारण लोग बेहतर शिक्षा के लिए विदेशों जाते हैं। ठीक है, कम गुणवत्ता, भारत में क्या होता है, कम वेतन भी मिलता है और जीवन गुणवत्ता भी खराब है, जिसके वजह से लोग जो ब्रेन है वो ड्रेन कर जाती है, अच्छे लोग विदेश चले जाते हैं। तो बोथ 1 और 2 दोनों। देयर आर मेनली डैश मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य डैश प्रमुख प्रक्रिया होती हैं। तो मेन जो प्रमुख प्रक्रिया है उसमें है जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन, प्रवासन। यही 3 इंपॉर्टेंट है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011। 2011 में भारत में शहरीकरण, तो इस समय 31.16 पॉपुलेशन जो था वह अर्बन हो चुकी थी। अर्बन पॉपुलेशन 31.16 थी।
ठीक है, 2030 में ऐसा अनुमान किया गया है कि यह 40% हो जाएगी, 40% हो जाएगी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। एज पर सेंसस 2001 व्हाट द सेक्स रेशियो इन इंडिया, 2001 के अनुसार 1951 में सेक्स रेशियो कितना था? 1951 में था 946, 946। अब 2001 में यह हो गया था 933। अब 2011 जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें 943 है। ठीक है, सेक्स रेशियो तो क्लियर हो गया। 2001 में कितनी थी? 933 थी। Among these, which state experienced a population of over 100 million as per 2011 census? किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 100 मिलियन से अधिक है? यूपी की जनसंख्या कितनी है? यूपी की जनसंख्या है 19.9 मिलियन। ठीक है, महाराष्ट्र का है 112 मिलियन, 199 मिलियन, 112 मिलियन। ठीक है, और बिहार की जनसंख्या है 104 मिलियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार, सी इसका राइट आंसर है। Which religious community had the second largest population in India as per 2011 census? जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी बड़ी जनसंख्या किस धार्मिक समुदाय की है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू की है, वह है 79.8%। दूसरा नंबर है मुस्लिम का, मुस्लिम जनसंख्या है 14.2%। तीसरा है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन जो है वह है 2.3%। क्लियर है, तो सी इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो यह 1830 में हुआ था। पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की गई थी भारतीय शहर की, पहली नॉन स्टैट्यूटरी नेशनल सेंसस। याद रखिएगा, 1881 में पहला रेगुलर सेंसस हुआ था, रेगुलर सेंसस हुआ था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए 1830 इसका राइट आंसर है। 1872 में पहली बार नॉन स्टैट्यूटरी नेशनल सेंसस हुआ था, फर्स्ट सेंसस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड फ्रॉम डैश इज रेफर्ड टू एज ए पीरियड ऑफ स्टेगनेंट ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। किस अवधि की भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर या ठहरी हुई अवस्था कहलाती है? तो यह था 1901 से 1921 के बीच। इस समय क्या था? इस समय जनसंख्या जो थी वह स्थिर थी। 1921 से 1951, 1921 से 1951 इसमें क्या हुआ? स्थिर वृद्धि हुआ, स्थिर वृद्धि हुआ। 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या विस्फोट हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ यानी तेज गति से जनसंख्या बढ़ी है। और 1981 से 2011 तक वृद्धि दर जो है वह धीमी रही है। वृद्धि तो हुई है लेकिन धीमी वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर हो गया ए, 1901 से 1921 के बीच। द डिकेड्स दैट्स आर रेफर टू एज ए पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन सा दशक स्थिर जनसंख्या वृद्धि के अवधि को दर्शाता है? अभी अभी बताया 1981 से 1951, 1921 से इसमें क्या हुआ? स्थिर वृद्धि हुआ, स्थिर वृद्धि हुआ। ड्यूरिंग
1921 व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया। 1911 से 1981 के बीच किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो यह था निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। कई बार यह सवाल आ चुका है। निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रहा था। इसके बीच प्रमुख कारण था वही इन्फ्लुएंजा बीमारी हुआ था, स्पेनिश फ्लू हुआ था, स्पेनिश फ्लू, अकाल पड़ा था, कई कारण थे। तो इस समय निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? पहला है स्थलाकृति, बिल्कुल सही है। जलवायु, क्लाइमेट, जब तक अनुकूल स्थलाकृति, अनुकूल जलवायु नहीं होगी, सॉइल, वाटर, मिनरल्स अवेलेबल नहीं होगा, तब तक जनसंख्या वितरण जो है वह प्रभावित होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। कौन सा प्रवासन का पुश कारक नहीं है? मैंने पहले ही बताया था। पुश फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल, बेरोजगारी के कारण लोग पलायन करते हैं। पुअर लिविंग कंडीशन, यह भी कारक हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल, यह भी कारण है। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, वह क्या है? वह कारण नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। यह नहीं होगा, सवाल में नहीं पूछा गया, यह तो कारक है बढ़ाने का। तो राइट आंसर होगा डी। व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ इंडिया इन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 1951। जनघनत्व 1951 में, तो भारत के 1951 में जनघनत्व थी 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो सी इसका राइट आंसर है। 1951 में काफ़ी कम लोग थे, तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था ज्योग्राफी का पार्ट 9। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।